हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, कल हमने एनिमल बिहेवियर के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो अभी उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। तो ठीक है, वहीं से आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे सेशन को और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे गाइस। तो हमने कल इसमें 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए थे। यहाँ तक गाइस हमने कर लिया था कल क्वेश्चन एक। शो यू, मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि जनरली मिलते नहीं है। और मैंने भी आपकी जो कोर्स बुक्स है वहीं से बनाए हैं क्वेश्चंस। ठीक है। सो यहाँ तक हमने कल कर लिया था, वहीं से आगे बढ़ेंगे। सर्काडियन रिदम, सर्काडियन रिदम कैसी होंगी? जो बच्चे अभी अभी आ रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कर लें। द सर्काडियन रिदम्स आर एंडोजिनस, एक्सोजिनस। देखिए, एंडोजिनस का मतलब है इंटरनल बॉडी क्लॉक, एक्सोजिनस का मतलब है बाहर। यानी कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो हाइपोथैलेमस है, वो पीनियल ग्रंथि की भी कल बात चल रही थी, है ना। तो हाइपोथैलेमस को डार्क एंड लाइट सिग्नल्स मिलते हैं, मतलब कि भाई कब अ, दिन हो गया है, कब रात हो गई है। तभी तो कहते हैं सुबह के साथ उठना चाहिए, सुबह के साथ सो जाना चाहिए। सो ये हमारी आईज में रेटिना के थ्रू जो हिट करता है हमारे यहाँ मस्तिष्क की ग्रंथि में। तो मेलाटोनिन जो हमारी बॉडी के इंटरनल क्लॉक को रेगुलेट करता है। अभी लेट नाइट क्या हो रहा है कि हम लोग ब्लू लाइट एक्सपोजर मोबाइल वगैरह ये बहुत करते हैं, तो उससे हमारा जो एक ओवरऑल गाइस, आप ही कह सकते हो कि जो प्रोडक्शन हो रहा है अंदर हॉर्मोन्स का, तो उसमें पूरी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो गई है। तो यहाँ पे केवल एक ही आंसर आएगा, एंड दैट इज एंडोजेनस। ठीक है, चलिए। सो सर्काडियन रिदम इज बेसिकली योर बॉडीज इंटरनल क्लॉक। उसको आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा है। इसमें बेटा एक चीज और आपको याद रखनी है, फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल चेंजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टैक्सेस का मतलब बताएंगे। मैंने कल भी आपसे बोला था कि कहीं पर अगर टैक्सेस आता है तो उसका क्या मतलब है? किसी डायरेक्शन में चलना। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। डायरेक्शनल मूवमेंट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई चीज मूव कर रही है। द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट एनी स्टिमुली एट द टाइम ऑफ द बर्थ। एडाप्टिव बिहेवियर, innate बिहेवियर, हाइड्रोटैक्सिस, या नन ऑफ देम। जिस समय कोई पैदा हुआ और उसी समय उसने कोई व्यवहार, कोई बिहेवियर करा अपनी प्रजाति में, तो गाइज उसको हम लोग किसमें कंसिडर करते हैं? इनेट, सहज व्यवहार, क्योंकि उसका नेचुरल व्यवहार होगा जो वो अपनी स्पीशीज के अकॉर्डिंग करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टिमुलेशन फॉर रिफ्लेक्स एक्शन? हॉट ऑब्जेक्ट्स, हैप्पीनेस, कोल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड स्केली एनिमल्स। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है गाइस? कोई भी हमारी बॉडी में एक्सटर्नल स्टिमुली आया और हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स ने उस पर वर्कआउट कर। अब ये क्या बोल रहा है कि एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन के लिए क्या चीज जरूरी? गाइस इसमें आपकी इंद्रिया, इंद्रियों में भी सेंस, सेंसरी में टच, है ना, प्रेशर या टेम्परेचर, राइट, या आपकी आंखों ने कोई डरावनी चीज या एकदम से कोई, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन करता है जिससे हमारे बॉडी में कैटेकोलेमाइन्स, अगेन देयर इज अ हार्मोनल रिएक्शन गोइंग ऑन, और वो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जिससे हमारी आईज डायलेट हो जाती है, ब्लड बीपी बढ़ जाता है, एड्रेनलिन रश होता है ना।
तो ऐसे में कई बार कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी हो जाता है, दिस इज द रीजन। यहाँ पे हैप्पीनेस से कोई ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हो रहा है। यस, हैप्पीनेस इज कॉन्टेजियस, मतलब किसी को खुश देखकर आपको भी खुशी की अनुभूति हो सकती है, बट इट टोटली डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन एंड द जहां पर वो हो रहा है। तो हैप्पीनेस इज बेसिकली रिवॉर्ड जो आपके न्यूरो ट्रांसमीटर जनरली किस पे वर्क करता है गाइस, ये इट वर्क्स ऑन डोपामाइन। रिवॉर्ड मतलब खुश देखकर आप उस काम को दोबारा करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी को ड्रग्स लेना पसंद हो गया, कोई अल्कोहलिज्म में चला गया, तो इसमें एडिक्शन भी आ जाता है एंड जनरली इसलिए हम इसको रिफ्लेक्स एक्शन में कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a function of sensory organs? Detect all the changes in the environment, send appropriate signals to the CNS, analysis of the signals and receive signals. देखिए, सेंसरी ऑर्गन्स का कौन सा फंक्शन नहीं है? सेंस करना चीजों को, अनुभूति आपके आसपास क्या हो रहा है, उसके बाद सेंसरी ऑर्गन्स डिटेक्ट कर रही हैं, डिटेक्शन एनालिसिस नहीं कर रही हैं। एनालिसिस का काम सेंसरी ऑर्गन्स का नहीं है, वो तो केवल एक एंटीना है जो सिग्नल्स को पकड़ेंगी और आगे की तरफ भेज देंगी। ठीक है, तो दे आर नॉट एनालाइजिंग द सिग्नल्स, दे आर जस्ट डिटेक्टिंग एंड सेंडिंग, और रिसीव भी करती है। ओके जी, चलिए हाउ हनी बीज कम्युनिकेट, ये हमने कल भी करा है। बेटा हनी बीज जो है वो डांसिंग, यस, एक राउंड डांस था जो हमने कल पढ़ा था, और एक आपका विगल डांस हो गया, वेगल डांस। ठीक है, तो राउंड डांस जब खाना पास है और जब उनको हाइट एंड डिस्टेंस इस पे वर्क करना होगा, दूर होगा, फार अवे। और किससे फार अवे? जहां पे उनका छत्ता है, यानी कि देर हाई। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिहेवियर इनहेरिटेड फ्रॉम द बर्थ, जो बचपन से हम लोग लेकर पैदा होते हैं उस बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं? लर्निंग बिहेवियर, इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट बिहेवियर, इन्नेट है ना, इन्नेट माने जन्मजात। आपकी प्रजाति के अकॉर्डिंग, ह्यूमन है तो उसके अकॉर्डिंग रोएंगे चिल्लाएंगे, कोई जानवर है उसके अकॉर्डिंग, अपनी प्रजाति के अकॉर्डिंग वो बिहेवियर करेगा। नेक्स्ट, क्रिकेट खेलना किसका एग्जाम्पल है गाइस? प्लेइंग क्रिकेट। लर्निंग बिहेवियर, यस, ये आप लर्न करते हो, ये आप पैदा होते क्रिकेटर नहीं बन जाते हो। ठीक है, यू हैव टू लर्न इट। ओके, छोटा बच्चा पैदा हो रहा है और एकदम से उसने टांगे ऊंची करी, अपनी लेग ऊपर नीचे हिला रहा है, सो व्हाट इज दिस बिहेवियर, बताइए।
यस गाइस, क्या आंसर आ गया हमारे पास? ये लर्निंग बिहेवियर नहीं है गाइस, ये इननेट बिहेवियर है। छोटा बच्चा अपने बॉडी को मूव करता है, एक्सपैंड करता है, एक्सप्लोर करता है अपने ऑर्गन्स को, ठीक है। बॉडी उसकी अनकॉन्शियसली करवाएगी, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग या इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द इननेट बिहेवियर। नेक्स्ट, कुकिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ, खाना बनाना। अगेन कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है गाइस, वी हैव टू लर्न दिस। कोई भी स्किल्स है, ये स्किल्स है, दीज आर कॉल्ड लाइफ स्किल्स, ठीक है। तो इसमें आपको ड्राइविंग, कुकिंग, स्टिचिंग, निटिंग, दीज आर द स्किल्स, लाइफ स्किल्स बोलते हैं। सो दिस इज अगेन अ लर्निंग बिहेवियर। चलिए नेक्स्ट, इननेट बिहेवियर का कौन सा एग्जाम्पल है? एक गरम पतीला आपने छुआ और एकदम से हाथ हटा लिया। आप एक मैथमेटिक्स कर गए हो क्वेश्चन। उसके अलावा एक आपने आदिवासी कोई पकड़ लिया जो माओरी वंश का है, ठीक है। और कोई अपने एल्डर मतलब अपने बड़ों को आंखों में देख के बात नहीं कर रहा, और लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। देखो, न्यू लैंग्वेज अगेन इज नॉट एन इनेट बिहेवियर, ये आपको देखना है। मैथ सम इज लर्निंग और दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। बताइए, देख लीजिए आराम से, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। Which of the following is an example of innate behavior? Jerking your hand away from a hot pot, a young person of Pacific or Maori descent not looking an elder directly in the eyes when speaking, learning a new language. अभी देखो, ये रिफ्लेक्स एक्शन है और रिफ्लेक्स कोई सिखाता नहीं है। माओरियों को सिखाया जाता है कि भाई जब आप बड़ों से बात करते हो, नॉर्मली माओरी क्या गाइस, हम लोग भी हैं, तो हम लोग भी जब बड़ों से बात करते हैं तो नॉर्मली जब तक कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो रिश्तों के अंदर, तो हम लोग कभी भी उनको आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते, या तो इधर करेंगे इधर करेंगे, नीचे देख के बात करेंगे। तो ये जनरली आउट ऑफ रिस्पेक्ट होता है और ये सिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल इननेट मतलब एकदम से हाथ हटा लेना, रिफ्लेक्स एक्शन में जरूर है ये, बट यस इट इज अगेन अ इननेट बिहेवियर, बिकॉज सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट, नी जर्क, घुटने पे चोट लगा, क्या है ये बताओ? द नी जर्क is an example of Texas reflex, operant learning or insight learning. Reflex है ना, again this is a response to a it is basically a reflex action। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, without thinking। Honeybees exhibit a type of dance to communicate the location of food। वेगल डांस और राउंड डांस दोनों को ही करते हैं गाइस हम, है ना, नियर और फार बाय के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द रिफ्लेक्स आर्क? गाइस ये रिकॉर्डेड सेशन है ना, हाँ, क्योंकि मुझे मैंने आपसे बोला था कुछ वर्क है तो इसलिए जाना पड़ेगा। रिफ्लेक्स आर्क का में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते ही हैं, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स रिफ्लेक्स आर्क के अंदर। ये न्यूरॉन्स तो हमारी पूरी बॉडी में इन्वॉल्व है, लेकिन रिफ्लेक्स आर्क के लिए स्टिमुलस और रेस्पॉन्स होना जरूरी है, उत्तेजना और प्रतिक्रिया। सेंसरी ऑब्जेक्ट्स ने एकदम से पकड़ा और देन आगे चले गए हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट,
बेटा हनी बीज में वर्कर्स क्या होती हैं? मेल फीमेल दोनों होते हैं, केवल फीमेल वर्कर्स स्टेराइल तो होते ही हैं, ठीक है, बंदे होते हैं। among honeybees the workers are sterile females, ठीक है, यस। नेक्स्ट बेटा एपिस, हम मधुमक्खी को कहते हैं एपिस मंड्यूरा। बहुत सारी ग्यागटा, बहुत सारी वेराइटीज है हमारे पास, है ना। पहाड़ों वाली अलग है, नॉर्मल डॉट डॉटसाटा सबसे बड़ी वाली एपिस डॉटसाटा, जो जिसको रॉक भी बोलते हैं हम लोग, काफी बड़ी होती है और ये काफी वर्टिकल हाइट पे मिलती है, काफी ऊंचाई पे मिलती है, ठीक है जी। द हनी बी इज ऑफ द ग्रेटेस्ट यूज टू मैनकाइंड, medicinal benefits, helps in cross pollination, we get honey from them and none of these. भाई हनी तो बेचारे मधुमक्खी अपने लिए रखती है, हम तो जबरदस्ती उनका शहद खा रहे हैं, है ना। पूरे साल जब फूल नहीं होते तो वो एक सेमी डाइजेस्टेड फ्लूइड होता है, उल्टी होती है, काइम जैसा हमारा काइम होता है। अब वो अपने मतलब जो उनको पता है कि पूरे साल फ्लावर्स नहीं मिलने, खाना नहीं मिलना, उस टाइम के लिए वो इसको छुपा के रखती है। तो शहद इज अ, हनी भी से हमें क्या मिल रहा है? हनी मिल रहा है, और हनी के मेडिसिनल बेनिफिट्स है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, द हनी बी इज ऑफ द ग्रेटेस्ट यूज टू मैनकाइंड एज, आपने गाइस एक थ्योरी पढ़ी है कि अगर हनी बीज को हटा दिया जाए धरती पे से, तो 7 से 8 साल के अंदर मैनकाइंड खत्म हो जाएगा, पूरा मानव समाज खत्म हो जाएगा। आपने ये थ्योरी पढ़ी है? पूरी थ्योरी नहीं है, इट्स अ ट्रुथ। तो ये इसीलिए क्योंकि ये बहुत बढ़िया पॉलिनेटर्स होते हैं, केवल अपने लिए शहद बना रहे, शहद का इसमें रोल नहीं है, दे आर द ग्रेट पॉलिनेटर्स। एंड अगर पूरे अर्थ पे से हम लोग हनी बीज, अगर ये बेटा विलुप्त हो जाए ना, इससे इसको हम बोलते हैं की स्पीशीज। आपने इकोलॉजी में बहुत सारी स्पीशीज पढ़ी होगी, तो की स्पीशीज का मतलब है भाई अगर ये खत्म हो गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता, मतलब कि एक्सटिंक्शन दूसरी प्रजातियों का बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाएगा डायरेक्टली, बिकॉज एक पूरी सिंक्रोनाइजेशन चलती है इसके साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टैक्सेस मतलब, बहुत बार बताया आपको, डायरेक्शन। नेचर ऑफ हनी, अच्छा क्वेश्चन है, नाइस वन, बताइए। द नेचर ऑफ हनी इज एसिडिक होता है, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, इट्स अ हाफ डाइजेस्टेड फूड, और शुगर होती है, तो शुगर सबसे इंपॉर्टेंट है, शुगर्स आर एसिडिक, ठीक है, शुगर्स आर जनरली एसिडिक। और इसलिए कभी कभी हम हनी को क्या बोलते हैं, इट एक्ट एज अ एंटीबायोटिक। प्री प्रोग्राम्ड बिहेवियर, प्री प्रोग्राम, सिखाया नहीं है किसी ने, इनमें कुछ चीजें हम अपने आप करते हैं। नेक्स्ट, ये आंसर्स भी लगा दिए थे हमने आपके लिए। some behavior patterns appear after a certain developmental stage or time, इस स्टेज और टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं ना कि इतने साल तक बच्चों की ये वाली मेमोरी बढ़ती है, इतने साल तक ये वाली मेमोरी बढ़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लर्निंग। स्पेसिफिक टाइम के बाद एकदम जो हो गई, दैट इज इंस्टेंट। और बाकी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ बिहेवियरल पैटर्न को? सीखना, लर्निंग। जैसे आपको मैं एक बड़ा अच्छा बात बताती हूँ, बाई पेडलिज्म आता है, तो
तो बाइपेडलिज्म जो है, दो पैरों पे चलना भी सीखना पड़ता है गाइस। आपने मोगली की कहानी सुनी है? मोगली की, एक रियल लाइफ मोगली मिला था अंग्रेजों को। तो एक बच्चा था, वो जंगल में चला गया था, वहां पे वो जंगली वुल्फ वगैरह के बीच में, दैट्स अ रियल टाइम मोगली। और ये इंडिया की ही बात बता रही हूँ आपको, मध्य प्रदेश के पास, आई थिंक, या केरला, ऐसे ही कुछ एरिया है। तो वो चार ही पैरों पे चल रहा था, उसको खाना नहीं आता। अब आप कहोगे कि मैम दो पैरों पे चलना तो ह्यूमन नेचर, वो तो सीख ही जाएगा। नहीं, इट्स अ वेरी लर्निंग प्रोसीजर। बाइपेडलिज्म, दो पैरों पे चलना भी सीखना पड़ता है डेवलपमेंटल स्टेजेस में। और कैसे चलना है, आपका बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए, ये सब भी आप धीरे धीरे अपनी ग्रुप, कम्युनिटी, परिवार, समाज, स्कूल, कॉलेज, है ना, आर्मी वालों को देखिए कैसे चलते हैं, है ना, एक महिला अलग चलेगी, एक पुरुष अलग तरीके से चलता है। तो यस, इट्स अ लर्निंग बिहेवियर, और ये धीरे धीरे टाइम के साथ सीखा जाता है। और इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, लर्निंग, और दैट कम्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चल, द इनहेरिटेड बिहेवियर इज कॉल्ड वशानुगन। कहते भाई ये तो तेरे खून में है क्या? हाँ, उसको हम बोलते हैं वृत्ति, इंस्टिंक्ट। ये जन्म के तुरंत बाद इम्प्रिंटिंग, लर्निंग चलता रहता है अप टिल डेथ, और मैचुरेशन तो हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। द चेंज ऑफ द बिहेवियर बाय लाइफ एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट, मैचुरेशन, लर्निंग एंड इम्प्रिंटिंग। चेंज ऑफ बिहेवियर, लाइफ एक्सपीरियंस के बाद एकदम से कुछ हुआ, कोई ट्रॉमा हो गया, फॉर एग्जाम्पल, इसमें बड़ा अच्छा मैं एग्जाम्पल देती हूँ गाइस। इम्प्रिंटिंग ऐसा नहीं होता कि जन्म के तुरंत बाद ही होता है। मान लीजिए किसी बच्चे की मदर की डेथ हो गई, क्योंकि मदर से बहुत अलग तरीके का बॉन्ड होता है, या किसी बच्चे ने एक जानवर को पाला और बहुत क्लोज था उसके हार्ट पे, उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे केसेस में दिस कैन बी अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, है ना, परिवार में किसी का डेथ हो जाना जिसके आप बहुत क्लोज थे। तो अचानक से ना एक सडन बिहेवियर चेंज हो सकता है, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ लाइफ चेंजिंग सेशंस, मतलब जो, और हमेशा के लिए, और वो बहुत शॉर्ट स्पर्ट में होता है, मतलब एक बहुत कम समय में होता है ना। और लेकिन उससे लर्निंग बहुत ज्यादा होती है। तो ये दिमाग पर ऐसा प्रभाव छोड़कर जाता है गाइस, जनरली प्रिंटिंग में बता रही हूँ मैं आपको, कि जिससे हम लोग ना कई बार संभल नहीं पाते। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि इसको हम बोलते हैं इम्प्रिंटिंग, यानी कि छाप, कहते हैं ना, दिमाग में छप गया। अब इसका एक मैं आपको एक क्लोज एग्जांपल और बताती हूँ कि कई बार क्या होता है, हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, फिर क्या हुआ, क्वेश्चन गलत हो गया। अब कई बार जो क्वेश्चन गलत होता है वो हम हमेशा याद रखते हैं, जो क्वेश्चन सही होता है वो एक बार को भूल जाते हैं, राइट। तो व्हाट इज दैट बिहेवियर ऑल्सो, उस बिहेवियर को भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, इम्प्रिंटिंग। ठीक है, यस, तो इसको भी हम लोग इम्प्रिंटिंग में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्रीज इन द रिस्पॉन्स टू रिपीटेड और कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन। लगातार बार बार एक ही चीज कर रहे हैं और हमारा उसके प्रति रिस्पॉन्स धीरे 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 कम हो रहा है। अब ये इम्प्रिंटिंग नहीं होगा, ना ये इंस्टिंक्ट होगा, ना ये मैच्योरेशन होगी, यस, दिस इज हैबिटुएशन। एक टाइम के बाद वो चीजें ना दिखाई देंगी ना सुनाई देंगी, सो दैट बिकम्स हैबिटुएशन। अगला, the cognitive and mental processes to associate experiences and solve problems. आप बताइए, सारे मैंने डिस्कस करे। यस, इट्स इनसाइट। आपने एक नॉलेज, एक बोध गैदर कर लिया कि भाई ये काम, अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी या कभी ये स्थिति आएगी तो हमें इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है,
तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनसाइट्स, कि भाई आपकी क्या इनसाइट्स है इस पे, आपका क्या विचार है इसके ऊपर, कि भाई मैंने ऐसा देखा था, एक्सपीरियंस और सारी चीजें, नॉलेज, वहां पे यहाँ पे दो चीजें जुड़ जाती हैं, एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज। और ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल्स। कहते हैं ना भाई ये इसमें प्रोफेशनल है, एकदम चुटकियों में आपको थेरेपी दे देगा। जो थेरेपिस्ट है, बिहेवियरिस्ट है, थेरेपिस्ट है ना, तो वो इसी के थ्रू फाइट करेंगे। चलिए, द बिहेवियर इन विच एनिमल्स इज एग्रेसिव एंड अटैक्स अदर एनिमल। गाइस आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में आपसे बहुत ज्यादा लाइव इंटरेक्शन नहीं कर पाऊंगी, तो आप लोग बाद में फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। और चूंकि ये वाले क्वेश्चंस, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा अनटच्ड होता है, यूट्यूब पर भी आपको नहीं मिलेगा, जनरली आपको अपनी बुक्स के अंदर ही मिलेगा ये टॉपिक, या फिर आप प्रॉपर लेक्चर्स लेते हो वहां पर मिलेगा, तो अपना फीडबैक जरूर देना इसमें मुझे आप। अदर रिस्पॉन्स बाय रिटर्निंग द एग्रेशन एंड सबमिटिंग इज कॉल्ड। इसका जो लोग आज देखने आ गए, मैंने इसका आधा 20 क्वेश्चन मैंने कल करवा दिए थे, कल की क्लास में आप देख सकते हो, ठीक है। एनिमल बिहेवियर 1 पार्ट और बाकी पार्ट आज। बेटा एक अटैक कर गए, दूसरा सबमिट कर गए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल बिहेवियर, है ना, कि भाई ये मेरा क्षेत्र है, तुम इसमें इंटरफेयर नहीं करोगे बिल्कुल भी। नेक्स्ट, the organization of the group of animal in such a way that some members of the group have greater access to resources like food or mates is called। कुछ लोगों को एक कम्युनिटी में वहां पे ज्यादा अच्छे से फूड और मेटिंग के लिए चांस मिल रहा है, दूसरों को नहीं मिल रहा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉलोनी के अंदर, टेरिटरी। ठीक है, अगेन इट इज अ टेरिटरी। नहीं, टेरिटरी तो आपका क्षेत्रवादिता हो गई, टेरिटरी तो आपकी क्षेत्रवादिता हो गई गाइस। So the group of animal in such a way that some members have greater access to resources like food or mates than other is called agonistic territory hierarchy altruism। Yes, कहते हैं ना हमारे घर में भी सबसे पहले क्या होता है भाई, सबसे पहले बड़ों को खाना दिया जाता है, बड़े मतलब बड़े बूढ़े, उसके बाद छोटे बच्चों को खाना दिया जाएगा, है ना, और जो मिडल वाले होते हैं उनको सबसे बाद में दिया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें दो चीजें आ जाती हैं गाइस, एक आती है इसके अंदर डोमिनेंस हियरार्की, और एक आती है इसमें सोशल हियरार्की। अब ये ज्यादातर जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स क्या, ये बर्ड्स में भी ऐसा होता है, जैसे वुल्फ का मैंने आपको बताया था कि वुल्फ जब बुढ़े हो जाते हैं तो दूसरे वुल्फ उनको खाना ला के देते हैं, क्योंकि वो खुद शिकार पे नहीं जाते हैं। और कुछ प्रजाति ऐसी होती है जहाँ पे बूढ़ों को छोड़ दिया जाता है कि भाई तू मर जा। तो वुल्फ्स में मैं आपको एनिमल में बता रही हूँ, वुल्फ्स में बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे पैरेंटल एक्सेस। सबसे पहले जो है ना, डोमिनेंट मेल और फीमेल पहला एक्सेस होता है। ऐसे यहाँ मारने के लिए भी होता है, खाने के लिए नहीं होता कि भाई पहले शिकार पे कौन जाएगा। वुल्फ्स में भी जो सबसे पावरफुल अल्फा मेल और फीमेल होती है वो पहले मारने जाएगी, प्रिफरेंशियल एक्सेस होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अच्छा जी, द साइड डिफेंड बाय टेरिटोरियल एनिमल बाय एगोनिस्टिक बिहेवियर, आक्रामकता दिखा रहा है टेरिटोरियल एनिमल को हम लोग क्या बोलेंगे, the site defended by territorial animal by agonistic behavior is टेरिटरी, क्षेत्रवादिता दिखा रहा है अपनी, भाई ये मेरा एरिया है, आप इसमें इंटरफेयर नहीं करोगे। बस दो क्वेश्चन बचे गए, इसके बाद आपसे विदा लूंगी मैं। द इंटरेक्शन इन विच इंडिविजुअल गिव्स अप एंड सेक्रीफाइस अपना खुद का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल दूसरे के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन। The interaction in which individual gives up or sacrifice some of its own reproductive potential to benefit another individual is called पदानुक्रम। Yes, एक्चुअली में ना रिप्रोडक्शन में हायरार्की पे काम करेगा कि भाई पहले किसको काम दिया जाए, ये वाला है ना, किसमें हम हायरार्की, हम इसमें क्या बोलते हैं हायरार्की में देंगे भाई, पक्का। लेकिन
हिराकी में तो बेटा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल की बात हो रही है, यहाँ पे बच्चा भागता ही हिराकी वाले आंसर पे है ना। अल्ट्रिज्म, अल्ट्रिज्म आएगा गाइस, परोपकारिता। हिंदी में अगर ना देखो उसको तो आप हिंदी में देख लोगे तो आंसर पता लग जाएगा। अल्ट्रिज्म, अल्ट्रिज्म का मतलब है कि भाई मैं भी रिप्रोडक्शन कर सकता था, मैं भी मेटिंग कर सकता था, बट यस अपनी उसने पोटेंशियल सेक्रीफाइस कर दी जनरली मॉरल टर्म्स में, ठीक है। तो इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है द्रोणाचार्य, आपके भीष्म पितामह। भाई उन्होंने गद्दी त्याग दी थी, क्यों गाइस, देखिए महाभारत, तो गद्दी त्याग दी थी भाई कि नहीं चलो मैं क्योंकि शर्त रखी गई थी कि भाई मैं उनसे शादी जब करूंगी जब आप आगे शादी नहीं करेंगे, आपका कोई वंश नहीं होगा, है ना। तो दैट इज अल्ट्रिज्म। और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो अल्ट्रिज्म से भीष्म पितामह याद रख लेना आप लोग, ठीक है, सर्वगुण संपन्न थे। The daily cycle of activity that occurs over a 24 period of time is called a circadian rhythm, ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 24 आवर्स में रिपीट होता है वो, और इसको कहीं कहीं पे डायगोनल बिहेवियर या साइकिल भी हम लोग बोलते हैं। सो गाइस इसी के साथ ये वाला टॉपिक के हमारे 50 क्वेश्चंस हमने अच्छे से कर लिए हैं। सो डू लाइक एंड शेयर, जो बच्चे बाद में आएंगे पूरा कल का भी क्लास देख लेना, जो आज पहली बार आए वीडियो को लाइक शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखेंगे, बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू इन द लाइव क्लास। कल बुधवार है, कल हमारे छुट्टी होती है, तो अब मैं आपसे मिलूंगी बृहस्पतिवार को मैराथन में 12 बजे से। जब तक के लिए टेक केयर गाइस। और आप सभी लोगों के पास मेरा नंबर है फॉर एनी कोर्स इंक्वायरी 7417310819, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप पिंग कर सकते हो, ठीक है जी।